कीर्ति शर्मा, स्वागत है आपका एक बार चैनल पे फिर। और आज बात करेंगे मोदी जी की यूएस विजिट के बारे में और उसमें इंडिया में किस तरीके से लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं, स्पेशली जो ऑपोजिशन वाले हैं, पर्टिकुलरली कांग्रेस। अब आप देखें, सुप्रिया श्रीनेती जो बड़ी एक्टिव हैं आजकल एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 75 सीनेटर्स ने बिडेन को एक दे हैव रिटन ए लेटर, ओपन लेटर, उसमें कहा कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है और आपको ये सब सवाल उससे पूछने चाहिए मोदी जी से। तो ऑब्वियसली लोगों ने फिर उसको काउंटर किया। कोई नंदिनी करके एक हैंडल, वो मैं डाल भी दूंगा इसमें वीडियो में, उसने कहा कि देखो, बाहर वालों के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा ढंग से सोचना चाहिए। और उसने कुछ अहमद शाह अब्दाली को जो इनविटेशन गया था कुछ इंडियंस की तरफ से, उसको कोट किया उन्होंने। नेवरदिलेस, ये तो एक इश्यू हो गया कि जो इंडियंस हैं वो ही मोदी को लेट डाउन करने की फिराक में हैं, स्पेशली कांग्रेस पार्टी। और राहुल गांधी ने वहां पे जो किया है वो आपको मालूम ही है। अब आप देखें, एक सुहासिनी है जो हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर हैं या कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आपको पता ही है उनकी क्या लीगेसी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की हैं वो, अच्छा लिखती हैं, सब कुछ बढ़िया है। उन्होंने फिर एक कहा कि यूएस में जो लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग आई है, उन्होंने उसको कोट किया है। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि उसमें मोदी जी की जो रेटिंग है वो टॉप पे है, 75% पे। वो जो रेटिंग एजेंसी है वो है मॉर्निंग कंसल्ट, मतलब काफी रिलायबल मानी जाती है। और सैंपल साइज है अराउंड से 45,000, ऑनलाइन होता है वो, उन्होंने लिखा है ये। तो दोनों चीजें अपने आप में एक अलग अलग कहानी बताती हैं। एक तरफ सुप्रिया श्रीनेती या जो कांग्रेस वाले हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी से वहां पे क्वेश्चन पूछने चाहिए, he should not be given that regard which is due to him as a प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उससे पहले उन्होंने कोट किया कि नेहरू जी गए, उससे पहले राजीव गांधी गए, मनमोहन सिंह गए। वो सब कहानी मतलब एक तरीके से चल रही है, बेसिकली मोदी जी को लेट डाउन करने के लिए। साइमल्टेनियसली जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज ऑल आउट। व्हाट पीपल आर टॉकिंग कि ये पेंटागन का शो है और बिडेन का शो है। जो स्टेट डिपार्टमेंट है शायद थोड़ा सा बैकफुट पे है। इंजन वाली डील का आपको पता ही है। तो मैं आपसे आपका पहला कमेंट ये लेना चाहूंगा कि आफ्टर ऑल आप इस विजिट को, मोदी की जो विजिट है यूएसए की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सो ओवर टू यू सर। मोदी की ये जो विजिट है ये एक हिस्टोरिक विजिट है। एक तो ये स्टेट विजिट है जैसा कि आपने खुद ही बताया, और भारत के ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनको कि ये स्टेट विजिट का अवसर मिला। सबसे पहले पंडित राधाकृष्णन को मिला था जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, और उसके बाद एक मनमोहन सिंह को न्यूक्लियर डील होने के बाद एक स्टेट विजिट करने का अवसर मिला था। इस विजिट की जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात से निर्भर करती है कि जो इस विजिट के दौरान कई सारे समझौते साइन किए जाने वाले हैं, जिसमें से कि बड़े इंपॉर्टेंट समझौते हैं, जिसमें एक इंजन की डील है, जिसमें एक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक डील की बात हो रही है, और एक ड्रोन की बात हो रही है। तो तीनों ये भारत की सुरक्षा के लिए और भारत की तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। बाइडेन ने मोदी को क्यों चुना स्टेट विजिट के लिए? एक तो मोदी की बढ़ती लोकप्रियता है। जो अमेरिका का चीन के साथ एक युद्ध चलता है, उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है चीन को संभालने के लिए और काउंटर बैलेंस करने के लिए। इसी बेसिकली वजह से कोल्ड वॉर। हाँ, इसी वजह से क्वाड की उत्पत्ति हुई, और जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग तरीके से चल रहा है। और ये सब चीजों को उस लाइट में देखा जा सकता है। एक अमेरिका में भी चुनाव होने जाने वाले हैं, और जो भारत के करीब 50-60 लाख लोग वहां रहते हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं अपने लिए। तो बाइडेन उनको भी इंप्रेस करना चाहते हैं। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जिससे चीन ने आज से 2 साल 3 साल पहले लद्दाख में इनकर्सन करने की,
जिस तरह से चीन भारत के हर एक स्टेप को रोकता है। अभी कल परसों ही एक यूएन में एक सज्जाद मीर जो एक टेररिस्ट था, उसको एक विश्व आतंकवादी घोषित करने की कोशिश को चीन ने रोक दिया। और इस समय अगर भारत को कोई सबसे ज्यादा जो मदद कर सकता है वो अमेरिका मदद कर सकता है। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका के पास सभी हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो कि भारत को चाहिए, खास तौर पे अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए। और तीसरा, जितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी। जो भारत में रह रहा है वो ये अच्छी तरह से जान सकता है कि भारत में प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है। अगर आप देखो, टीवी के चैनल उठा के देखो, सुबह से शाम तक आपको हर चैनल पर मोदी को गाली देते हुए लोग मिल जाएंगे। अगर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या ऐसा कोई कर सकता है? भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि 80% हिंदू रहते हैं, फिर भी यहां पर जोर जबरदस्ती से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आपको एक भी ऐसा किस्सा नहीं मिलेगा जिसमें किसी मुसलमान या क्रिश्चियन का धर्म परिवर्तन हिंदू ने कराया हो। बट आपको रोज 4-6 किस्से सुनने को मिल जाते हैं जिसमें हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, प्रलोभन से, जोर से, जबरदस्ती से। तो अगर उनके लिए स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या यह संभव था? तो ये सब चीजें जो ये विपक्ष उठाते हैं ये बिल्कुल ही बेबुनियाद मुद्दे हैं जिनका कि कोई मतलब नहीं है। और मेरे को लगता है कि भारत की ज्यादातर जनता इस बात को अच्छे से समझती है कि ये जो जिस तरह से ये बात करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से वो घंटों कल पानी में वाशिंगटन में लड़कियां औरतें खड़ी होकर मोदी के आने का इंतजार कर रहे थे, मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा कि किसी राजनेता के लिए इतना क्रेज हो। उसमें जो लोग थे वो कह रहे थे कि जी हमने तो आज मोदी को देख लिया, हमारी तो जिंदगी सफल हो गई। क्यों बोल रहे हैं? ये मोदी के काम करने का तरीका है, मोदी की ईमानदारी है, मोदी की लोकप्रियता है जो कि उनके दिलों पर राज कर रही है। हाँ, कीर्ति शर्मा, ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और फिर लोग कहते हैं कि हाँ, सोरोस गैंग, जॉर्ज सोरोस, उनकी टीम, और एक वो सुनीता विश्वनाथन है जो जॉर्ज सोरोस की टीम के लिए काम करती है। जब राहुल गांधी गए थे तो उससे मुलाकात भी हुई थी, फोटो भी आए थे। और अभी भी मैंने सुना कि कहीं पे वो एजिटेशंस में नजर आ रही है, फोटो आए हैं। अब बात इंडिया में करते हैं कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं। एक बड़ा स्टैंडर्ड सा अभी नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कि मणिपुर जल रहा है और मोदी यूएस से घूम रहे हैं। ऑफ कोर्स लोग तो जवाब दे ही रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मणिपुर में एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स सिचुएशन, नो डाउट, वायलेंस हुई है वहां पे, सिचुएशन कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्रोल भी हुई है। पर इसके बावजूद भी क्या आप ऐसा सोचते हैं कि प्रॉब्ली ये ओपोजिशन इस उम्मीद में था कि वो जो अमेरिका विजिट है मोदी जी मणिपुर की वजह से पोस्टपोन कर देंगे? इंटरनेशनल इवेंट्स इस तरीके से प्लान होते हैं क्या? और क्यों ये लोग इस तरह का जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है क्यों फैला रहे हैं? ओवर टू यू। सर, ये उसी कड़ी की एक कोशिश है जिसमें कि वो मोदी या भारत के किसी भी अच्छे प्रयास को निगेट करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो मणिपुर में जरूर हिंसा हुई और अमित शाह जो कि डायरेक्टली होम मिनिस्टर हैं और जिनके अंतर्गत ये आता है, वो 3 दिन वहां जाकर रहे। 3 दिन उन्होंने सबसे मीटिंग की। और अभी उस समय आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी तरह से वहां डिप्लॉय किया गया है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी बीच बीच में स्पोरेडिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें मोदी क्या कर सकते हैं ये मेरी समझ से बाहर है। मोदी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भी पूरे देश में कहीं भी कोई घटना हो तो मोदी जाके उसको हैंडल करेगा। तो अलग अलग लोग हैं जो कि हैंडल करते हैं, जो उनको गाइडेंस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए मोदी से, वो मोदी से टेलीफोन से लेके अपना काम करते हैं। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में जितने हायर लेवल पे आप जाते हो तो आप पॉलिसी मेकिंग में हो, डिसीजन मेकिंग में हो, डायरेक्शंस देने में हो। जिनको काम करना है, होम मिनिस्टर है, पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर सपोज टू डू जॉब एंड दे विल डू इट। और अगर नहीं है तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी उनकी। ओके, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब मैं आपको लेके आता हूँ HAL GE414 जो इंजन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब राफेल इंडिया ने डायरेक्टली परचेज करने का
प्रपोजल एक्सेप्ट किया था फ्रांस से। तो उस टाइम पे राहुल गांधी ने बड़े स्ट्रांगली बोला था कि इन्होंने एचएएल को खत्म करने का प्लान कर लिया, दे हैव प्लान्ड इट। अब हालत यह है कि एचएएल के पास इतने ऑर्डर्स हैं कि उनको तो बनाने की ही फुर्सत नहीं है, मतलब दे कांट टेक द ऑर्डर्स। और अभी जैसे ये जी वो 414 ये इंजन आएगा तो तेजाज का जो लेटेस्ट है उसमें तो फिट होगा ही, और उसके अलावा आगे भी प्रपोजल चलेगा। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी का उस जमाने में जो प्रयास था और जो अब है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्लान है इनका? सर 100% कंफ्यूजन करने की का प्लान है। जिस समय राफेल का टेंडर जो है यूपीए सरकार के द्वारा टाइम में हुआ था, उसके विफल होने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि राफेल कंपनी जो बनाने वाली कंपनी थी वो एचएएल के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उसकी दो वजह थी। एक तो जो हवाई जहाज बनाने में घंटे ज्यादा ले रहे थे एचएएल वाले, उस कंपनी को ऑलमोस्ट दुगना समय ले रहे थे, और कॉस्ट भी करीब करीब दुगनी थी। और उस समय की यूपी सरकार एचएएल और उस कंपनी को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पाए जिससे कि दोनों लोग आपस में मिल सके। अभी खैर भारत ने जब ये खरीदे तो भारत ने तो 36 के 36 जो है बनी बनाई हालत में खरीद लिए, तो वो एचएएल का रोल आया ही नहीं। लेकिन अब वही एचएएल ने अभी प्रचंड बनाया हुआ है जो कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है, उसी ने बनाया। और जी जो 414 इंजन के जो डील चल रही है ये भी एचएएल के साथ ही हो रही है। तो एचएएल या कोई भी कंपनी हो, अगर आप उसको छूट देंगे अपना टेक्निकल काम करने के लिए, उसको फंड्स देंगे और उसके काम में इंटरफियर नहीं करेंगे तो वो अच्छे से काम करेगी, मैं तो ये मानता हूं। और एचएएल ने जो अभी काम चल रहा है अभी अच्छे से काम चल रहा है। और राहुल गांधी का एचएएल को उस समय बुरा भला बुरा बोलना और अब बोलना या अब उसके बारे में बात करना सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि वो भारत की तरक्की से खुश नहीं है। वो मोदी विरोध में भारत का विरोध करने पर लागू हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो आएगा वो बेसिकली राहुल गांधी जनरली कहते हैं कि चाइना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, बड़ी जबरदस्त जीडीपी है, करीब 16 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी है, हमारी तो 3.5 पे ही घूम रही है अभी। और ये सबको पता है कि चाइना की जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो बेसिकली अमेरिका की वजह से हुई है, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर्स दिए, टेक्नोलॉजी दी, पैसे लगाए वहां पे। अब चाइना +1 की पॉलिसी आने वाली है, आ गई ऑलरेडी। एक्चुअली वेस्टर्न ब्लॉक तो ऑलरेडी उस तरफ देख रहा है, यूएसए उस तरफ देख रहा है, और उसमें इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बन पाएगा? और ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, बट जैसे यूएसए के साथ एग्रीमेंट हुए बेसिकली टेक्नोलॉजी के, इनोवेशंस के, इन्वेस्टमेंट के, और ऑफ कोर्स ये मार्केट तो ओपन होगा ही यूएस कंपनीज के लिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया एक बार को मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा अगले 5-6 साल में, तो चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हो पाएगा? सर भारत एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा और चाइना का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन के उभरने वाला है अगर ये सरकार रही। और जिस तरह से ये सरकार देश में बिजनेस को लगाने में सहूलियत प्रदान करती हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आए, वो दिन दूर नहीं है। अगर आप देखो तो आईफोन बनाने वाले कंपनी जो है भारत में आई है, और अभी मैं पढ़ रहा था कि उनका करीब 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हो आईफोन भारत से। तो जिस तरह से अगर आप देखो चाइना की जो सिचुएशन है, चाइना में पूरी तरीके से एक अनडेमोक्रेटिक सेटअप होता है, वहां से कोई समाचार बाहर नहीं आ सकते, वहां बंदों के साथ क्या हो रहा है वो कोई बाहर नहीं ला सकता, और ना ही कोई दूसरा देश का व्यक्ति वहां जाकर खुली आजादी से घूम फिर के न्यूज बाहर ला सकता है या न्यूज बाहर भेज सकता है। आप उसके मुकाबले भारत में देखो, भारत में तो यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री जो देश का उसको खुलेआम गाली दे सकते हैं, अमेरिका में जाके गाली दे सकते हैं, इंग्लैंड में जाके गाली दे सकते हैं, भारत में तो रोज सुबह शाम देते ही है। और आजादी की कोई कमी नहीं है, आजादी सरप्लस आजादी है लोगों के पास। तो क्यों नहीं कंपनी भारत आना चाहेगी? आज की समय में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का रैपिडली डेवलपमेंट हो रहा है,
अगर आप देखो जिस तरह से रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन है, और जिस तरह से अब क्या कर रहे हैं, वो ज्यादातर जगह समुद्र से जो सामान की डिलीवरी, जहां पे समुद्र के पोर्ट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से सेटअप कर रहे हैं। ये सब चीजें दिखाती हैं कि भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करेंगी, और भारत को इससे काफी तरक्की होने वाली है। जो सेमीकंडक्टर आने वाला है इस समय, सेमीकंडक्टर की पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर उसकी फैक्ट्री सेटअप हो गई तो भारत के लिए काफी काम में आएगी। अभी कुछ दिनों पहले, करीब 6 महीने पहले, मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि भारत को जो रेल के पहिए होते हैं वो कहीं चाइना से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, बिकॉज भारत में कोई उसको बनाने की फैसिलिटी नहीं थी। मैंने उसी समय पढ़ा कि मोदी ने तुरंत ऑर्डर दिया कि नहीं जी, अब ये भारत में बनेंगे, और वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो जिस तरह से ये सरकार काम करती है, जिस तरह से मोदी जी काम करते हैं, इनके लिए पहली और आखिरी प्रायोरिटी जो है वो देश होता है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल टोटल नेशनलिस्ट। और अभी जब एक्चुअली वो यूएस से लैंड कर रहे थे ना, लैंड करने के बाद जब अपने एयरक्राफ्ट से बाहर निकल रहे थे, तो उस टाइम पे आ, उनका जो सेरेमोनियल वेलकम था वहां पे, तो बारिश शुरू होगी और वो नेशनल एंथम प्ले कर रहे थे। जो यूएस का जो बैंड था ना, मिलिट्री बैंड, वो प्ले कर रहा था नेशनल एंथम इंडिया का। तो और इंडियंस भी आए हुए थे उनको रिसीव करने के लिए। तो मोदी जी बिल्कुल खड़े रहे, बारिश में भीगते रहे। दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। दूसरी बात, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तो टेस्ला तो इंडिया में आने ही जा रहा है और बाकी भी आने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चर इसका जो चिप्स की बात है, तो चिप्स की, यस, दैट आई थिंक वन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी देयर, दे आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। और दूसरा वेदांता वाले, दे आर गोइंग टू सेटअप। मोदी की जो यूएस विजिट है, ये अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल विजिट है, और ये इंडिया और यूएसए दोनों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो अलाइन हो रहे हैं उसको अच्छी तरह दर्शाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लेफ्टिस्ट और लिबरल्स का एक जो इकोसिस्टम है, जो अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है, और जो इंडिया में वो सिस्टम है उसको वो सपोर्ट करता है, उसके साथ उनका अलाइनमेंट है। सोरोज उस कड़ी का एक पार्ट है। और जब आप कहते हैं ना कि इंडिया में टूल किट ऑपरेट हो रहा है मोदी के अगेंस्ट में, तो आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली लेफ्टिस्ट लिबरल इकोसिस्टम का एक पार्ट है। अब अमेरिका में जो सिस्टम है उसमें ये वाला जो इकोसिस्टम है वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। और बाइडेन का जो, ऑब्वियसली ही इज ए डेमोक्रेट, ये गवर्नमेंट डेमोक्रेट की, और उसके बावजूद भी मोदी ने ये एग्रीमेंट किए, इंडिया ने ये एग्रीमेंट किए, जो अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट है। मतलब इंडिया वाज लुकिंग फॉर दीज एग्रीमेंट सिंस मोर देन ए डिकेड। इंजन की, या आप बाकी टेक्नोलॉजी की बात करें, या सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें, प्रीडेटर ड्रोन्स की बात करें, सब कुछ मिला के बिल्कुल साफ है कि इंडिया वाज लुकिंग फॉर दिस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मगर ये जो सिस्टम है, जो इको सिस्टम है, इस बात से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के एग्रीमेंट हुए हैं, इसकी वजह से 2024 में मोदी फिर पावर में आ जाए। नो, दे डू नॉट वांट दैट। तो उस हालत में उनको करना क्या है? तो अब आप देखिए, बाइडेन को मोदी ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो न्यूट्रलाइज हो चुका, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इकोसिस्टम को तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओबामा को पकड़ा। एक बड़ी फेमस कॉलमनिस्ट हैं, इंटरव्यूअर हैं, आमन्ना पौर, मतलब बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेती है। तो ओबामा को जब इस इकोसिस्टम ने पकड़ा, और लोग जहां तक बात कर रहे हैं, आई डू नॉट नो इट इज ए ऑथेंटिक न्यूज और नॉट, बट कहते हैं कि $4 मिलियन का एक उनको पेमेंट हुआ लॉबिंग के लिए, और ये एक्चुअली लीगल माना जाता है यूएस में। तो ओबामा ने जो स्टेटमेंट दिया, वो आपने बड़ा, एकदम आप समझ सकते हो, किसी भी नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर के लिए तो वो बहुत ही डिवास्टेटिंग स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि ओबामा की अच्छी खासी रेपुटेशन है और मोदी जी यूएसए में है। तो जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, वो बेसिकली इस बात को इंडिकेट करता था कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है, और अगर उसमें डिटोरिएशन आता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि मोदी जी के अंडर में, तो इंडिया कैन पुल अपार्ट, यानी कि इंडिया का डिसइंटीग्रेशन या बाल्कनाइजेशन हो सकता है। दैट इज व्हाट एक्चुअली ओबामा इज हिंटिंग एट। आप समझ सकते हैं कि वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, और मोदी जी की जो रास्ता है ना,
वो कितना डिफिकल्ट है। तो फिर ऑब्वियसली मैंने कर्नल कीर्ति शर्मा से पूछा कि इसके बावजूद भी इस विजिट का जो इवेल्युएशन है वो कैसे करेंगे। सो वी कंटिन्यू विद द इंटरव्यू। तो मैं ये सोचता हूं कि ये विजिट अपने आप में बड़ी एक लैंडमार्क विजिट होने जा रही है, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। तो अगले इलेक्शंस में आपको क्या लगता है इस विजिट का, इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, मोदी जी को फायदा होगा? ओवर टू यू एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सर बिल्कुल फायदा होगा। मोदी जी ने, अगर आप पिछले 9 साल के उनके काम देखो, तो कोई भी आप एक भी समय ऐसा नहीं कर सकते जिस समय आपको लगे कि सरकार कुछ कर नहीं रही है या सरकार चुपचाप बैठी हुई है। हर समय काम किया है, हर समय देश के लिए काम किया। जो भी समस्या या चैलेंज जिस समय भी आया है उसका सामने बढ़कर मुकाबला किया। कोविड आया, कोविड का भारत ने जितना अच्छा मुकाबला किया संसार का कोई देश नहीं कर पाया। जो रशिया यूक्रेन का वार आया, जिस तरीके से उसको अपने बेनिफिट में हैंडल किया है इंडिया ने, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ना केवल भारत के लोगों को सस्ता ऑयल प्रोवाइड करवा रहे हैं, रिफाइन करके पूरे संसार में एक्सपोर्ट करके भारत के लिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। यहां तक कि जो पाकिस्तान के पास एक एक वो उसका ट्रांजिशन हुआ है ऑयल का, वो भी रिफाइंड भारत में हुआ, भारत से यूएई में गया और यूएई से पाकिस्तान में लिया। तो मतलब इससे पता लगता है कि भारत के पास जो क्षमता है इस समय, उसका कितनी इंपॉर्टेंस है और पूरा संसार के देश उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कोई मोदी से सीखे कि जो भी चैलेंज सामने आता है उसका किस तरीके से मुकाबला करना है और उसको किस तरीके से अपने बेनिफिट में उसको टर्न करना है। इसका जितना जीता जाता है उदाहरण मोदी जी देते हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति दे सकता है। तो मतलब विपक्षी पार्टियों का सिर्फ एक एजेंडा है कि जैसे ही किसी भी राज्य में किसी भी जगह कुर्सी पर आए, खुलकर बेईमानी करो, घोटाले करो, अपने अपने परिवार और अपने जान पहचान वालों के लिए पैसे। और इतने साफ एक डिफरेंस होने के बाद बीजेपी और बाकी पार्टियों में, उसके बाद भी अगर कोई आदमी ये सोचे कि जी वो जीत सकते हैं, मतलब ये भारत के लोगों का जो इंटेलिजेंस है, मेरे को लगता है उसको क्वेश्चन करता है। आपकी बात सही है। और वो पाकिस्तान वाली बात, आपने जो ऑयल वाली बात बताई ना, यू रिमेम्बर, मेरे तो खैर उसमें गिरीश जी के साथ कहीं वो हैं, जो रशियन ऑयल है उसमें सल्फर बहुत ज्यादा है और उसको नॉर्मल रिफाइनरी हैंडल नहीं कर सकती। नहीं कर और सकते। और अगर पाकिस्तान वाली जो रिफाइनरी है वो अगर उसको हैंडल करेगी तो टोटल डीजल उसमें से निकलेगा 25%, 75% बिल्कुल। फर्नेस ऑयल निकलेगा। तो और ये रिलायंस का तो मुझे उसी में पता चला कि नंबर 1 रिफाइनरी है वर्ल्ड में। इट इज वर्ल्ड में, हाँ। वर्ल्ड में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। यू हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट टू धीरू भाई अंबानी। तो दैट्स राइट कीर्ति शर्मा, यस आई एग्री विद यू कि इस विजिट का ऑब्वियसली इंडिया को ही फायदा होगा, यूएस को ही फायदा होगा। इसके इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने जा रहा है, नॉट ओनली इन एशिया बट इंडो पैसिफिक, and Modi is going to grab this opportunity to make India a superpower. So, Colonel Kirti Sharma, thank you so much. It's really a pleasure interacting with you. Thank you. थैंक यू सर।